आज से 10 साल पहले तक अगर आप किसी नौजवान या बच्चे से पूछते कि आपको क्या बनना है, तो शायद जवाब होता डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या सरकारी अफसर। लेकिन आज मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। ये इस दौर का ट्रेंड है और भला हो न क्यों ना। शोहरत, दौलत और 10 लोगों में इज्जत किसे नहीं पसंद। और इसे पाने का सबसे सरल तरीका है बिंग एन इन्फ्लुएंसर। पहली नजर में ये आपको एक समान करियर चॉइस सा लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये सिर्फ एक प्रोफेशन का बदलाव नहीं, ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वो प्लॉट है जहां कैपिटलिज्म ने एक नया रूप धारण किया है, जहां मजदूर और मशीन के बीच का फर्क खत्म हो गया है, क्योंकि अब मजदूर खुद ही मशीन बन गया है। आइए समझते हैं कैसे सोशल मीडिया ने एक पूरे जनरेशन को एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल में फंसा दिया है जो दिखने में तो लिबरेशन सा लगता है, लेकिन असल में ये 21वीं सदी की सबसे सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लॉयटेशन है। 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला तो हमें बताया गया कि विकास का ये रास्ता है। एलपीजी यानी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तीन शब्द हमारे इकोनॉमिक मंत्र बन गए। 3 साल बाद, 30 साल बाद अब हम देख रहे हैं उसका परिणाम। आज का जेनजी, जिसे हम डिजिटल नेटिव कहते हैं, एक्चुअली पहली ऐसी जनरेशन है जो अपने माता पिता से आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है। अमेरिकन डेटा की बात करें तो जेनजी वर्कर्स 46% गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। भारत में स्थिति अलग नहीं है। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में करीब 77 लाख गिग वर्कर्स हैं और 2029 से 30 तक ये संख्या 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन ये नंबर जो नहीं बताते वो है असली कहानी। गिग इकोनॉमी में हमें फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम के नाम पर बेचा जा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई पेड लीव नहीं है। आप टेक्निकली एक एंटरप्रेन्योर, लेकिन असल में आप एक ऐसे मजदूर हैं जिसके पास लेबर राइट्स नहीं। क्रिएटर इकोनॉमी को देखिए, 520 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्टेड मार्केट है। साउंड्स इंप्रेसिव, राइट? लेकिन ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है? तो आप 1% क्रिएटर्स को पूरी क्रिएटर इकोनॉमी की 90% से ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। बाकी 99% क्रिएटर्स महीने के 1000-2000 रुपए के लिए अपनी मेंटल हेल्थ, प्राइवेसी और डिग्निटी दाव पर लगा रहे हैं। ये एक पिरामिड स्कीम है, बिल्कुल मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह। सबको बताया जाता है कि अगली वायरल वीडियो आपकी हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉटरी में हर टिकट होल्डर को लगता है कि जैकपॉट उसी का है। लेकिन सिस्टम मैथमेटिकली ऐसे डिजाइंड है कि मेजोरिटी फेल करे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो फेल करता है उसे कहा जाता है कि आपने इनफ हार्डवर्क नहीं किया, आपने एल्गोरिदम को नहीं समझा, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। मतलब टेक्निकली सिस्टम की फेलियर को इंडिविजुअल की फेलियर बना दिया जाता है। ये नियो लिबरल कैपिटलिज्म का क्लासिक ट्रिक है। आइए थोड़ा इतिहास में जाएं। ब्रिटिश राज में जमींदारी सिस्टम था। जमींदार जमीन के मालिक नहीं थे, लेकिन उनके पास जमीन पर कंट्रोल था। किसान जमीन पर काम करता था, फसल उगाता था और जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करता था। किसान के पास न जमीन की ओनरशिप थी, न प्राइसिंग पर कंट्रोल था, न मार्केट तक डायरेक्ट एक्सेस था। आज के सिनेरियो में अगर आप इसे देखने की कोशिश करें तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ये हमारे डिजिटल जमींदार। क्रिएटर कंटेंट क्रिएट करता है, जैसे किसान फसल उगाता था। प्लेटफॉर्म उस कंटेंट को होस्ट करता है और मोनेटाइज करता है, जैसे जमींदार जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। क्रिएटर के पास क्या है? कुछ नहीं। उसके पास प्लेटफॉर्म की ओनरशिप नहीं है, उसके पास एल्गोरिदम पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। प्लेटफॉर्म कल डिसाइड कर सकता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए, आपकी मोनेटाइजेशन बंद कर दे, या एल्गोरिदम चेंज करके आपकी रीच जीरो कर दे। और सबसे बड़ी बात, क्रिएटर का कंटेंट, उसका डेटा, उसकी ऑडियंस, सब टेक्निकली प्लेटफॉर्म की प्रॉपर्टी है। यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए आप, आपको पता चलेगा कि आपके वीडियोस पर कॉपीराइट आपका है, लेकिन आपने यूट्यूब को वर्ल्ड वाइड नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री ट्रांसफरेबल लाइसेंस दे रखा है। दरअसल हिस्टोरिकली कलोनियलिज्म रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के बारे में थी। ब्रिटिश भारत से कॉटन, स्पाइसेस, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते थे और इंग्लैंड में प्रोसेस करके प्रॉफिट कमाते थे। आज का कॉलोनियलिज्म डेटा के बारे में है। आप फेसबुक पर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज डालते हैं और यूट्यूब पर अपनी क्रिएटिविटी और तमाम चीजें, विचार जो भी है डालते हैं। प्लेटफॉर्म ये सारा डेटा कलेक्ट करता है और उसे प्रोसेस करता है, एल्गोरिदम ट्रेन करता है और फिर एडवर्टाइजर्स को बेचता है। आप सोचते हैं आप कंटेंट क्रिएटर हैं, लेकिन आप असल में डेटा जनरेटर हैं। और आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है आपका डेटा, आपका अटेंशन और आपका बिहेवियर। फेसबुक, यानी अब जो मेटा है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $800 बिलियन से ज्यादा है। ये वैल्यू कहां से आई? यूजर्स के डेटा से। लेकिन उस वैल्यू का कितना हिस्सा यूजर्स को मिलता है? कुछ क्रिएटर्स को थोड़ा एड रेवेन्यू मिलता है, लेकिन मेजोरिटी को कुछ नहीं। माइकल फुको ने
पैनॉप्टिकॉन के बारे में लिखा था, एक ऐसी प्रिजन जहां गार्ड्स सेंट्रल टावर से सभी प्रिजनर्स को देख सकते हैं, लेकिन प्रिजनर्स ये नहीं जान सकते कि उन्हें कब ऑब्जर्व किया जा रहा है। कॉन्स्टेंट सर्विलेंस का एक फियर जो है वो प्रिजनर्स को अपने आप डिसिप्लिन में रखता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम एक डिजिटल पैनॉप्टिकॉन है। आप नहीं जानते कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आप नहीं जानते कि आपका कंटेंट किसे दिखाया जाएगा और किसे नहीं। आप नहीं जानते कि कल एल्गोरिदम कैसे चेंज हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि एल्गोरिदम आपको ऑब्जर्व कर रहा है। हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर पॉज को ट्रैक कर रहा है। और ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। एक स्टडी बताती है कि टिकटॉक का एल्गोरिदम टीन यूजर्स को, टिकटॉक और इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो सिस्टमैटिकली मिसोजिनिस्टिक कंटेंट फीड करता है। शुरुआत में 13%, 5 दिन में 56%। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। एल्गोरिदम रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनके क्रिएटर्स को, बायसेस को, सिलिकॉन वैली जो प्रीडोमिनेंटली वाइट मेल और अपर क्लास है, वो एल्गोरिदम्स डिजाइन कर रहा है और पूरे दुनिया के बिहेवियर को शेप कर रहा है। भारत में भी हमने देखा कि कैसे हर बार दंगों के दौरान व्हाट्सएप और फेसबुक के एल्गोरिदम्स ने हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन को वायरल होने दिया। एल्गोरिदम एंगेजमेंट मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन है, और इन्फ्लेमेटरी कंटेंट सबसे ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट करता है। पॉलिटिकल पार्टीज ये समझ गई हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल अगर आपको याद हो, तो आपको याद होगा कि कैसे डेटा का यूज किया जाता है इलेक्शंस मैनिपुलेट करने के लिए। भारत में भी पॉलिटिकल कैंपेन अब डेटा ड्रिवन है। आपका सोशल मीडिया बिहेवियर प्रेडिक्ट करता है कि आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और फिर आपको टारगेटेड प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये सोशल इंजीनियरिंग है। सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यही है कि क्रिएटर्स खुद को कंटेंट को सेंसर करने लगते हैं। एल्गोरिदम को पुश करने के लिए वो वही कंटेंट बनाते हैं जो प्लेटफॉर्म चाहता है। पॉलिटिकल कमेंट्री रिस्की क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्शियल कंटेंट को डिमोनेटाइज किया जा सकता है। सोशल जस्टिस इशू केयरफुल, क्योंकि एडवर्टाइजर्स फ्रेंडली नहीं है। वर्कर्स राइट्स के बारे में बात करना प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं आएगा। रिजल्ट, होमोजेनाइज्ड कंटेंट, सब एक जैसा सेफ, नॉन थ्रेटनिंग, स्टेटस क्वो को चैलेंज नहीं करने वाला। ये एक सोफिस्टिकेटेड सेंसरशिप है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक इंसेंटिव के थ्रू ऑपरेट करती है, और इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव है। बर्नआउट को हम जनरली एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम मानते हैं। सेल्फ केयर करो, मेडिटेशन करो, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो, ये सब एडवाइजेस दी जाती है। लेकिन जब 71% इंस्टाग्राम क्रिएटर्स बर्नआउट रिपोर्ट करते हैं, तो ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं रह जाता, ये दरअसल एक स्ट्रक्चरल इशू बन जाता है। बर्नआउट एक सिम्टम है उस इकोनॉमिक सिस्टम का जो कंसिस्टेंटली डिमांड करता है कि आप प्रोडक्टिव रहे। हसल कल्चर, राइज एंड ग्राइंड, स्लीप इज फॉर द वीक, ये सब फ्रेजेस जो हैं वो ग्लोरीफाई करते हैं ओवरवर्क। लेकिन ये ओवरवर्क किसके बेनिफिट के लिए है, किसके लिए किया जा रहा है? आपके लिए? बिल्कुल नहीं, प्लेटफॉर्म ओनर्स के लिए। जितना ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट जनरेट करेंगे, उतना ज्यादा डेटा प्लेटफॉर्म कलेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा एड रेवेन्यू जनरेट होगा। क्रिएटर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, मेंटली ब्रेक होता है उनका, और प्लेटफॉर्म का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ते जाता है। मार्क्स ने एलियनेशन के बारे में लिखा था कि जब वर्कर्स अपने लेबर के प्रोडक्ट से एलियनेटेड हो जाते हैं, अपने फेलो वर्कर्स से एलियनेटेड हो जाते हैं, और फाइनली अपने ह्यूमन नेचर से ही एलियनेटेड हो जाते हैं। आज का क्रिएटर अपने ऑथेंटिक सेल्फ से एलियनेटेड है। उसकी पर्सनैलिटी एक प्रोडक्ट बन गई है, उसके इमोशंस कंटेंट बन गए हैं, और उसके रिलेशनशिप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बन गए हैं, और सबसे डेंजरस, उसका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा भी मोनेटाइजेबल कंटेंट बन गया है। स्टडी बताती है कि जब आप इन्फ्लुएंसर्स अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में पोस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसे ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है, तो इंक्रीजिंगली उसी टाइप का कंटेंट बनाने लगते हैं। वो उनके लिए एक फॉर्म ऑफ कंटेंट बन जाता है। ट्रॉमा एक परफॉर्मेंस बन जाता है, वल्नरेबिलिटी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है। ये कितना मतलब अजीब है। आप अपनी पेन अपने लाइवलीहुड के लिए यूज कर रहे हैं। आपको अपने वुंड्स को कंटिन्यूअसली पब्लिक में डिस्प्ले करना पड़ता है, क्योंकि वही आपकी इनकम जनरेट कर रहा है। भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 23% के आसपास है, हाईएस्ट इन डिकेड्स। ट्रेडिशनल जॉब मार्केट कोलैप्स कर रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए लाखों एस्पिरेंट्स compete करते हैं, कुछ को नौकरियां मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर में एक स्टेटस क्वो सा आ चुका है, जहां पे लोग की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, नेग्लिजिबल है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्रिएटर इकोनॉमी एक स्केप रूट की तरह दिखती है। अपने बॉस खुद बन,
पैशन और प्रोफेशन बनाओ, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, ये सारे स्लोगन्स जो हैं ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत डेस्परेट यूथ के लिए मोटिवेशनल लगते हैं, लेकिन ये एक फॉल्स प्रॉमिस, उसी तरह की फॉल्स प्रॉमिस है जिसे कि न्यू लिबरलिज्म ने दी थी। मार्केट सबको अपॉर्चुनिटी देगी, हार्डवर्क से सब कुछ पॉसिबल है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी से सबको बेनिफिट हो। असलियत क्या है? वेल्थ कंसंट्रेशन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है, इकोनॉमी इनइक्वलिटी पीक पर है, और अब अनएम्प्लॉयमेंट के सॉल्यूशन के रूप में हमें बताया जा रहा है कि अपना खुद का कंटेंट बनाओ। ये भी देखना जरूरी है कि इतने सारे यंग लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम सिस्टमेटिकली फेल कर रही है। कॉलेज डिग्रीज का कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इंजीनियरिंग डिग्रीज जो हो या एमबीए हो, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। जो जॉब मिल रही है वो अंडरपेड या फिर ओवरवर्कड है। डिग्री के मुताबिक जॉब नहीं मिल पा रहे। स्टूडेंट लोन्स का बर्डन है, लिविंग कॉस्ट बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स का रिटायरमेंट इनसिक्योर है। इस इकोनॉमिक एंजाइटी में क्रिएटर इकोनॉमी एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन की तरह दिखती है, लेकिन ये सिस्टमैटिक इशू को इंडिविजुअल सॉल्यूशन से एड्रेस करने की कोशिश है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लेबर राइट्स से आना चाहिए, लेकिन इसके बदले हम यूथ को कह रहे हैं कि तुम खुद कुछ करो, स्टार्टअप खोलो, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट से शिफ्ट होकर के इंडिविजुअल पर आ गई। क्रिएटर इकोनॉमी को ऑफन डेमोक्रेटिक और एक्सेसिबल बताया जाता है, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। फीमेल इन्फ्लुएंसर्स का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल कंटेंट में विमेंस हमेशा से डोमिनेट करती रही और कर रही हैं, लेकिन उन्हें टेक या फिर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स से कम सीरियसली लिया जाता है। ऑनलाइन हैरेसमेंट डिस्प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनेटली वुमेन्स क्रिएटर्स को टारगेट किया जाता है। रेप थ्रेट्स, डॉक्सिंग, स्लट सेमिंग, ये सब फीमेल क्रिएटर्स के लिए ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं। और ब्यूटी इंडस्ट्री की डिमांड्स, कॉन्सेंट, ग्रूमिंग, मेकअप, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, ये सब एडिशनल इकोनॉमिक बर्डन जो फीमेल क्रिएटर्स को फेस करना पड़ता है। भारत में अभी भी 50% पॉपुलेशन के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी खराब है। सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म एक्चुअली रीइंफोर्सेस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। जिसको ऑलरेडी प्रिविलेज मिला हुआ है वो प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा पाता है, बाकी मार्जिनलाइज रह जाते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन अब ट्रेडिशनल रैलीज और टीवी एड्स तक लिमिटेड नहीं है। असल खेल अब सोशल मीडिया पर हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज अब माइक्रो टारगेटिंग यूज करती हैं। आपका डेटा, आपकी एज, आपका लोकेशन, इनकम, एजुकेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, सोशल मीडिया एक्टिविटी, सब कुछ एनालाइज किया जाता है। एल्गोरिदम्स प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, और फिर आपको स्पेसिफिकली डिजाइंड प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। हिंदू नेशनलिस्ट कंटेंट, किसी को सेकुलर कंटेंट, किसी को रीजनल प्राइड के बारे में, हर व्यक्ति को उस तरीके का कंटेंट दिखाया जाता है जिस तरीके का वो देखना चाहता है, जिस तरीके की उसकी बिलीफ है, और उसी को मजबूत किया जाता है रादर देन उसको चैलेंज करने के लिए। एक इको चैम्बर बन जाता है। इस तरीके से लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं, वही देखना चाहते हैं। अपोजिंग व्यू पॉइंट्स का एक्सपोजर नहीं होता उन्हें। पोलराइजेशन बढ़ता है इस वजह से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेक न्यूज, डॉक्टर्ड वीडियोस, ये सब अब इलेक्शन कैंपेन का इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं, और प्लेटफॉर्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसको लेकर के। व्हाट्सएप अगर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है तो कंटेंट मॉडरेट नहीं हो सकता। फेसबुक और ट्विटर, यानी अब एक्स, मॉडरेशन इनएडिक्वेट है, स्पेशली नॉन इंग्लिश कंटेंट के लिए। भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में जहां ऑलरेडी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं और सैकड़ों डायलेक्ट्स हैं, इंग्लिश सेंट्रिक मॉडरेशन जो है वो सिस्टम बिल्कुल इनफेक्टिव है। 19 के इलेक्शंस में, 20 के दंगों में हमने देखा किस तरीके से फेक वीडियोस जो थे वो फैल रहे थे, और किस तरीके से अ, जो उत्साहित करने वाले, जो कि दंगा फैलाने वाले वीडियोस थे वो प्रोपगेट हो रहे थे। भारत में अगर आपको याद हो तो पेगासस याद होगा। गवर्नमेंट क्रिटिक्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, सबको टारगेट किया जा रहा था। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, इंटरनेट शटडाउन, सेडिशन का जो चार्ज था वो ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए लगाए जा रहे थे। ये सब बढ़ रहे हैं, और प्लेटफॉर्म कॉपरेट कर रहा है दरअसल इससे। गवर्नमेंट के प्रेशर में कंटेंट रिमूव हो रहा है, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, डेटा शेयर हो रहा है। डिजिटल स्पेस जिसे फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए टूल माना जाता था, अब कंट्रोल और सर्विलेंस का इंस्ट्रूमेंट बन गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिएटर्स अब खुद को वर्कर्स के रूप में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर रहे हैं। यूट्यूबर्स यूनियन बना है, कंटेंट क्रिएटर गिल्ड बने हैं। डिमांड है ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम, फेयर रेवेन्यू शेयरिंग और
प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिटरी अकाउंट सस्पेंशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स। ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये चैलेंज करता है उस नैरेटिव को जो कहता है कि क्रिएटर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं। नहीं, वो एक्चुअली वर्कर्स हैं और उन्हें लेबर राइट्स चाहिए। अल्टरनेटिव मॉडल्स भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स, कोऑपरेटिव्स, जहां प्लेटफॉर्म यूजर ओन्ड और डेमोक्रेटिकली गवर्नड, जैसे मास्टरडॉन, पीएट्यूब, और जैसे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, पेट्रियन जैसे डायरेक्ट टू फैन पेमेंट मॉडल, सबस्टैक जैसे इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। ये मॉडल्स परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये शो कर रहे हैं कि किसी तरीके से अल्टरनेटिव पॉसिबल है। ये इनएविटेबल नहीं है और सिलिकॉन वैली मोनोपोलीज हमारे डिजिटल लाइफ्स को कंट्रोल करें। यूरोप में जीडीपीआर, डिजिटल सर्विसेज एक्ट जैसे रेगुलेशंस आए हैं। भारत में भी डेटा प्रोटेक्शन बिल और आईटी रूल्स जैसे रेगुलेशंस डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन रेगुलेशंस के लिमिट्स भी हैं। ऑफन रेगुलेशंस इंडस्ट्री लॉबिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फोर्समेंट जो है वो वीक होता है और समटाइम्स रेगुलेशंस डिसेंट को सप्रेस करने के लिए भी यूज होते हैं। असली चैलेंज तब आएगा जब प्लेटफॉर्म को पब्लिक यूटिलिटीज की तरह रेगुलेट किया जाए, डेटा को कलेक्टिव रिसोर्स माना जाए और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैंडेटरी हो जाए, वर्कर्स को ऑर्गेनाइजिंग राइट्स मिले, अल्टरनेटिव डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट मिले। क्या होगा अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिवली ओन्ड हो, जैसे क्रेडिट यूनियन बैंक्स का अल्टरनेटिव है? वैसे ही प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव कमर्शियल सोशल मीडिया का अल्टरनेटिव बन सकते हैं। डिसीजन डेमोक्रेटिकली लिया जाए, रेवेन्यू इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, एल्गोरिदम्स ट्रांसपेरेंट हो और यूजर्स की एक्चुअल नीड्स सर्व करे, एडवर्टाइजर्स की नहीं। यूनिवर्सल बेसिक सर्विस क्रिएटर इकोनॉमी की अपील इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल इकोनॉमी फेल करती है, लेकिन सॉल्यूशन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। सॉल्यूशन है कलेक्टिव प्रोविजन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, इक्वलिटी, जो क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन है, अफोर्डेबल हाउसिंग, रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये बेसिक सर्विसेज गारंटेड, तो लोगों को डेस्परेट होकर अपनी प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़ेगी। कंटेंट क्रिएशन के लिए एजुकेशन सिस्टम में डिजिटल लिटरेसी इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हाउ टू यूज एप्स नहीं, हाउ टू डू सच थिंग्स नहीं, बल्कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं, एल्गोरिदम क्या काम करते हैं। भारत में आज भी जो कंप्यूटर पढ़ाया जाता है स्कूलों में, वो क्या है? सिर्फ आपको पेंट करना सिखाते हैं, एमएस एक्सेल, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें बताई जानी चाहिए, समझाई जानी चाहिए। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एक्चुअली स्ट्रक्चरल इश्यूज और कलेक्टिव एक्शन से चेंज पॉसिबल है, ये बात बताया जाना चाहिए। तो हम वापस आते हैं अपनी शुरुआती उस सवाल पर कि क्या इन्फ्लुएंसर बनना गलत है? नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर कोई मॉरल जजमेंट नहीं है। लोग अपनी सर्कमस्टांसेस में बेस्ट डिसीजन ले रहे हैं, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये इकोनॉमिक सिस्टम ही फंडामेंटली अनजस्ट है। क्रिएटर इकोनॉमी कोई लिबरेशन नहीं है, ये नियो लिबरल कैपिटलिज्म का लेटेस्ट अवतार है, जहां एक्सप्लॉयटेशन इनविजिबल है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सिम्टम है टॉक्सिक इकोनॉमिक सिस्टम के। सॉल्यूशन थेरेपी नहीं है, मतलब थेरेपी है, लेकिन सॉल्यूशन सिस्टमैटिक चेंज है। अल्टरनेटिव पॉसिबल है, करंट सिस्टम इनएविटेबल है। प्लेटफॉर्म, कोऑपरेटिव, रेगुलेटरी इंटरवेंशंस, वर्कर ऑर्गेनाइजिंग, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी पॉसिबिलिटीज हैं जो डेमोक्रेटिकली गवर्नड इक्विटेबल डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट कर सकती है। आपका बर्नआउट जो है वो पॉलिटिकल है, आपकी एंग्जाइटी पॉलिटिकल है, आपका स्ट्रगल रेंट पे करने का पॉलिटिकल है, आपकी डेस्परेशन वायरल होने की पॉलिटिकल है। ये सब इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जो इंडिविजुअल सॉल्यूशन से सॉल्व होंगी। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है जिन्हें पॉलिटिकल एक्शन से एड्रेस करना हो। तो अगली बार आप अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एक सेकंड रुकिएगा और सोचिएगा, ये सिस्टम किसके बेनिफिट के लिए डिजाइंड है? मेरा डेटा, मेरा अटेंशन, मेरी क्रिएटिविटी किसके प्रॉफिट को फीड कर रही है? क्या अल्टरनेटिव पॉसिबल है? कलेक्टिव एक्शन कैसे ले सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूं या नहीं, क्वेश्चन ये है कि हम कैसा डिजिटल फ्यूचर चाहते हैं और उसके लिए कैसे ऑर्गेनाइज होंगे। हिस्ट्री हमें बताती है कि हर इकोनॉमिक सिस्टम जो एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड होता है इवेंचुअली रेजिस्टेंस फेस करता है। फैक्ट्री वर्कर्स ने यूनियन बनाए, एग्रीकल्चर वर्कर्स ने कोऑपरेटिव्स बनाए, डिजिटल वर्कर्स भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं।
चेंज स्लो होगा, डिफिकल्ट होगा लेकिन पॉसिबल है। और जब तक चेंज नहीं आता, याद रखिए, आपकी वर्थ एक नंबर नहीं है, आपकी आइडेंटिटी एक ब्रांड नहीं है, आपकी ह्यूमैनिटी मोनेटाइजेबल कमोडिटी नहीं। आप एक कंप्लीट पर्सन हैं, एल्गोरिदम से पहले भी, प्लेटफ़ॉर्म से पहले भी और कैपिटलाइज़ेशन से पहले भी। और वो ह्यूमैनिटी, वो सॉलिडरिटी और वो कलेक्टिव रेजिस्टेंस, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।